नमस्कार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका। और कंटिन्यू करते हैं पाठ साना साना हाथ जोड़ी, जिसे लिखा है मधु कांकरिया जी ने। चित्र लिखित से मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। चित्र लिखित सी मैं, इसका मतलब कि जिस तरह चित्र में व्यक्ति बिल्कुल स्थिर होता है, स्टेबल होता है, वैसे ही वो कह रही है कि मैं भी इस सारे खेल को, प्रकृति के सौंदर्य को, पल पल बदलते प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी आंखों से देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली थी। लेखिका को ऐसे लग रहा है कि प्रकृति में जो हर पल परिवर्तन होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो यात्रा के लिए आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उसे प्राकृतिक सौंदर्य का एक नया ही रूप देखने को मिल रहा है। तो उसे लग रहा है मानो प्रकृति भी मुझे सयानी बनाना चाहती है, और यही वजह है कि वो अपने हर पल नए नए रहस्यों का उद्घाटन मेरे सामने कर रही है। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। छाया पहाड़ मतलब कि धुंध थी तब तक तो पहाड़ भी नहीं दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही धुंध हट गई है तो पहाड़ों की परछाई दोनों तरफ से दिखाई दे रही है। तो दो अलग अलग दिशाओं के पहाड़ों की जो परछाई है वो बीच में दिखाई दे रही है। कहाँ? जहां से लेखिका की गाड़ी जा रही है। दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। पहले छाया दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई तो सामने जैसे पहाड़ दोनों आकर के खड़े हो गए। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई। सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। जन्नत का मतलब है स्वर्गिक सौंदर्य। जन्नत का उर्दू में जन्नत होता है, हिंदी में इसे कहते हैं स्वर्ग। तो चारों तरफ जैसे स्वर्गिक सौंदर्य बिखरा पड़ा था। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती थी। मतलब जहां तक निगाह जा रही थी, सुंदरता ही सुंदरता देखने को मिल रही थी। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। तो लेखिका ने, मैंने पहले ही कहा है कि शहरों में शायद इतना प्राकृतिक सौंदर्य उसे देखने को नहीं मिलता है, और गंगटोक में आई है तो प्राकृतिक सौंदर्य बिल्कुल अनूठा है, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। दुर्लभ नज़ारे, जिन ऐसे नज़ारे, ऐसे दृश्य जो उसने शायद शहर में रहकर जिन्हें देखना नामुमकिन था, और वो सब देख करके बहुत प्रसन्न थी। उसने देखा वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य! पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने। सतत प्रवाहमान मतलब, सतत माने निरंतर, प्रवाहमान मतलब गतिशील। झरने, निरंतर बहते झरने। नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी। वेग से मतलब तीव्रता से बहती हुई तीस्ता नदी। सामने उठती हुई धुंध, ऊपर मंडराते हुए आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल। इतना सौंदर्य! तो वहां फूल हैं प्रियुता और रूडोडेंड्रो के, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए। चरैवेती चरैवेती यानी चलते रहो का जैसे संदेश वो दे रहे हैं, और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। वजूद माने अस्तित्व। कि इस सुंदरता के साथ प्रकृति पल पल बदल रही है, और इसके साथ जैसे हमारा अस्तित्व भी बहता जा रहा है। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद यही है, चलायमान सौंदर्य। चलायमान सौंदर्य का मतलब है गतिशील सौंदर्य, हर पल बदलता सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा ही मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी।
सुबह सीखी प्रार्थना फिर मेरे होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वो अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। क्यों हो गया सारा ये संसार खंड खंड क्यों हो गया? क्योंकि अब जो परिस्थिति है वो फिर से बदल गई है। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में थोड़ी दूर आगे निकल गई। अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक से टूट गए हों। मतलब अ, इतनी सुंदरता को देखते हुए यूं ही वो ध्यान में ही चली जा रही थी। अचानक उसके पैरों में कुछ लगा और उसका ध्यान एकदम टूट गया। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। अभी वो इस खूबसूरती के उसमें मस्त हुए चली जा रही थी। अचानक से उसने देखा कि रास्ते के किनारे पर कुछ महिलाएं बैठी हैं और पत्थर तोड़ रही हैं। गुथे हुए आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े। मतलब इतने नाजुक हैं, इतनी कोमल महिलाएं हैं और उनके हाथों में, कोमल हाथों में हथौड़े। कईयों की पीठ पर तो बंधी डोको में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। डोको कहते हैं बड़ी सी टोकरी, जो नॉर्थ ईस्ट में लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं विशेष तौर पे जो काम करती हैं, तो वो अपने बच्चों को अपने साथ ही रखती हैं और उसी बड़ी सी टोकरी में अपने बच्चों को डाल के रखती हैं। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार भी रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की ये जंग। हैरान हो रही है वो कि इतना स्वर्गिक सौंदर्य चारों तरफ बिखरा पड़ा है। नदियां हैं, फूल हैं, वादियां हैं, निरंतर बहते झरने हैं। इतनी गहरी, इतनी अधिक प्राकृतिक सुंदरता के बीच में ये भूख, मृत्यु, दीनता, लाचारी और जिंदा रहने की ये जंग सचमुच अविश्वसनीय सा लगता है। मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। मातृत्व मतलब ममता, कि एक माँ एक तरफ अपने ममता के फर्ज को भी निभा रही है, अपनी पीठ पर अपने बच्चों को लादा हुआ है, और दूसरी तरफ जीवन से संघर्ष करते हुए अपनी जीविका कमाने के लिए श्रम साधना भी कर रही है। वहीं पर खड़े BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने। वहीं पर BRO का बोर्ड लगा हुआ था, वहां पर कर्मचारी, क्योंकि BRO का मतलब होता है ये वो संस्था है जो बॉर्डर एरियाज में विशेष तौर पे सड़कें बनाने का काम करते हैं। फिर चाहे वो बॉर्डर एरिया पहाड़ी इलाके हैं या अपने स्टेट के बॉर्डर एरिया हैं या फिर दूसरे अपने देश की सीमाओं से लगते हुए बॉर्डर एरिया है, दूसरे देश की सीमाओं से लगते बॉर्डर एरिया है, इनका काम है सड़कें बनाना। तो वहीं पर बॉर्डर रोड के कर्मचारी काम कर रहे थे। तो लेखिका ने पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। यानी उसने बताया कि ये जो पहाड़ी महिलाएं हैं, ये जो पत्थर तोड़ रही हैं, ये वास्तव में उन रास्तों को चौड़ा बना रही हैं जिन रास्तों पर चल करके आप बड़े बड़े हिम शिखरों को देखने के लिए आती हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा ये, मेरे मुंह से अकस्मात निकल पड़ा। फिर वो संजीदा हो गया। संजीदा मतलब सीरियस हो गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा ही दुसाध्य कार्य है। दुसाध्य मतलब कठिन कार्य है पहाड़ों पर रास्ते बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ाया जाता है और फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है और फिर बड़े बड़े जालों में इन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। यानी ये कार्य जितना कठिन है उतना ही ये खतरे भरा भी है। थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश, यानी मौत से सीधी सीधी
टक्कर है। और तभी मुझे ध्यान आया कि इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। यानी आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को भी झुठलाया है। यानी ये जो रास्ते बने हैं, लोगों ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा करके इन रास्तों को बनाया है। अभी हम बात कर रहे थे कि ये गैंगटॉक से युमथांग की तरफ जा रहे हैं, और ये कौन से प्रदेश में आता है? सिक्किम में। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला। मानसिक चैनल बदला मतलब मेरा मन में विचार आया, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में मैंने देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगी की कहानी हर जगह एक सी होती है। सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। तो वो पुरानी कोई बात उसने याद की है कि वहां पर उसने देखा था कि महिलाएं पैदल चलती हैं, उनके पैरों में छाले पड़े होते हैं, और इधर ये महिलाएं पत्थर तोड़ रही हैं और इनके हाथों में भी छाले पड़े हुए हैं। यानी परिश्रम करने वाले लोगों की कहानी सब जगह एक सी ही है। सारी मलाई एक तरफ का मतलब यह है कि हमारे इस समाज में कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो सभी प्रकार के सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के जीवन में आंसू हैं, अभाव हैं, यातनाएं हैं और वंचनाएं हैं, दुर्भाग्य है, दुविधा है। ये सब बहुत सारे लोगों के नसीब में लिखा है। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां आ गए। मुझे गमगीन देखकर जितेन कहने लगा, गमगीन माने उदास, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके यहाँ आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है। लेखिका ने क्या कहा कि ये जो आम जनता है, जो हर प्रकार के दुख तकलीफों को सहकर भी जीवन जीने का प्रयास करते हैं, ये देश की आम जनता ही नहीं है, बल्कि इन्हीं से जीवन का संतुलन बना रहता है। ये वेस्ट एट रीपेइंग है। इसका मतलब कि ये वो लोग हैं जो थोड़ा पाकर के उस कई गुना ज्यादा समाज को लौटाते हैं। वेस्ट एट रीपेइंग का मतलब है थोड़ा लेकर के ज्यादा देना। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन मैंने सोचा, क्यों कह रही है ऐसे लेखिका? क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं, मौत का सामना कर रहे हैं और सड़कें बना रहे हैं। इस कठिन कार्य को करने के लिए इन्हें जो मजदूरी मिल रही है, जो पैसा मिल रहा है, वो इतना अधिक नहीं है, वो बहुत मामूली है। लेकिन ये रोड बनाने के बाद, ये सड़कें बनाने के बाद समाज और सरकार को जितना लाभ होने वाला है, वो इनको दी जाने वाले मजदूरी यानी वेतन से कई गुना ज्यादा होगा। यानी ये थोड़ा सा लेते हैं और समाज को कई गुना देते हैं। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे, तभी मैंने देखा कि वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा और वो सारा खंडहर जैसे ताजमहल बन गया। फिर उसने देखा कि कुछ युवतियां हैं, इकट्ठी हो रही हैं और किसी बात पर अचानक से वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, तो उसके मन में जितनी दुख था, पीड़ा थी, वो जैसे एकदम से ही गायब होगी। सारा खंडहर ताजमहल बनने का मतलब है कि लेखिका के मन में जितनी चिंता थी, जितना दुख था, वो पल भर में ही दूर हो गया। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे और जितेन हमें बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे। हेयर पिन बेंट लेने का मतलब क्या होता है कि सिंगल सिंगल रोड होते हैं, वहां पर बिना रुके चलना होता है और एक जगह जाकर कुछ देर विश्राम करना होता है। क्योंकि सिंगल रोड होता है तो वहां पर आने जाने का उनका अपना एक सिस्टम होता है कि वहां रुकते हैं, फिर एक साइड का रोड चलता है और दूसरे को वेट करना होता है। तो वो कहते हैं कि अब हम
हेयर पिन बैंड लेंगे, यानी जब तक हम एक मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे हम बीच में रुकेंगे नहीं। हेयर पिन बैंड के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 बरस की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। यानी अगले पड़ाव पर पहुंचने से पहले ही उसने देखा कि रास्ते में 7-8 साल के छोटे बच्चे हैं और वो हमसे लिफ्ट मांग रहे हैं। स्कूल से अपने घर को लौट रहे थे। जितेन ने बताया कि हर दिन 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं और उतनी ही चढ़ाई उतर करके ये घर आते हैं। क्या स्कूली बस नहीं है? लेखिका ने मणि ने पूछा। ये मणि कौन है? ये लेखिका की सहेली है। मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, ये मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना और बर्फीला नहीं मिलेगा। चिकना और बर्फीले का मतलब क्या है? मतलब खूबसूरत मोटे पेट वाला, चमड़ी वाला मोटा आदमी नहीं मिलेगा आपको यहाँ। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही तो स्कूल है। दूर दूर से बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, बल्कि इनमें से तो अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते भी हैं। मवेशी यानी पशु, जो पशु उन्होंने पाले होते हैं उन्हें चराने के लिए भी जाते हैं, पानी भी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के गट्ठर भी ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। अब समझ सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जो बच्चे हैं उनका जीवन कितना कठिनाइयों से भरा है। केवल पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर 3-3.5 किलोमीटर चढ़कर स्कूल जाना ही काफी नहीं होता है, बल्कि उन्हें और भी बहुत सारे कामों में अपने माता पिता की सहायता भी करनी पड़ती है। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सचेत कर रही थी। सामने लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरह की चेतावनियां जो बोर्ड हैं वो लगे हुए हैं ताकि लोगों को हर पल ये एहसास दिलाएं कि लापरवाही से दुर्घटना घट सकती है। अगर आप सच में सुरक्षित यात्रा करना चाहते हैं तो सावधान रहें और गाड़ी धीरे चलाएं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर से एक चेतावनी, वी बी केयर मैन ईटर अराउंड, यानी सावधान रहो, यहाँ पर नरभक्षी जानवर, मतलब मैन ईटर अराउंड का मतलब है कि यहाँ पर नरभक्षी हैं। पर लेखिका कह रही है कि हमें वहां पर कोई नरभक्षी नहीं मिला, बल्कि दूध देने वाले याक दिखाई दिए, काले काले ढेर सारे याक। ये याक क्या है? ये पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले जानवर है। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। जैसे हमारे यहाँ गाय भैंसे होती हैं, ऐसे ही वहां पर याक होते हैं जो दोनों तरह से काम आते हैं। बोझा ढोने के काम भी आते हैं और याक से इन्हें दूध और ऊन दोनों चीजें मिलती हैं। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा एक कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागान से गुजर रही थी। फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा खींचा मतलब आकर्षित किया। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने हुए। बोकू क्या है? ये सिक्किम लोगों का एक परिधान है, एक वस्त्र है जो कश्मीर के लोगों की तरह एक बड़ा सा कोट होता है, बोकू कहते हैं उसको, ढीला ढाला सा, ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही होता है। तो चाय के बागान है और उसमें युवतियां जो है वो बोकू पहने हुए हैं, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन अष्टम से दमकता गुलाबी चेहरा। युवा लड़कियां हैं, बहुत खूबसूरत गुलाबी चेहरा है। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्र मुग्ध सी मैं चीख पड़ी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। मतलब अचानक से हरिपुर, क्योंकि चाय के बागान है, हरियाली ही हरियाली है, और उसमें एक चटक लाल रंग का बोकू पहने एक लड़की को जब लेखिका ने देखा तो इतना, मतलब उसकी सुंदरता देखकर ये आश्चर्यचकित होगी और एक मुंह से इसके चीख निकल पड़ी।
युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। अभी युमथांग कितना दूर था? गैंगटोक से 149 किलोमीटर दूर था और अभी वो पहुंचे नहीं हैं। वो कह रहे हैं अभी युमथांग पहुंचने के लिए हमें एक पड़ाव लेना पड़ेगा, रात में रुकना पड़ेगा, और वो है लायुंग। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो गई है कि लेखिका जब यात्रा के लिए आती है तो पहला पड़ाव था गंगटोक, जहाँ पर एक रात गुजारती है, और फिर लायुंग के लिए युमथांग के लिए चलते हैं, और युमथांग पहुंचने से पहले एक रात फिर वो रुकी है लायुंग में। हम उसी लायुंग में ठहरे थे, तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर जाकर बैठ गई। सामने बहुत ऊपर से बहता हुआ झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता नदी में मिल रहा था। हाथ मुंह धोए और चली गई नदी के किनारे और उसमें पैर डुबो करके वो बैठ गई। वहीं पर पास से ही ऊपर से एक झरना गिर रहा था जो तीस्ता नदी में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे। संध्या का समय है, आसमान में बादल छाए हुए हैं और इसलिए बादलों ने ही चांद को ढक भी रखा है। शाम हो रही है, परिंदे यानी पक्षी, लोग जो काम के लिए निकले हैं, सब अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। वातावरण में अद्भुत सी शांति थी। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी आंखें अनायास भर आईं। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में हैं। क्या कहना चाहती हैं कि उसके मन में ज्ञान का एक नन्हा सा बोधिसत्व जैसे जागने लगा है। बोधिसत्व का मतलब होता है महात्मा बुद्ध जैसा ज्ञान को जानने वाला, एक प्रकृति के माध्यम से सच में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होना, इसे बोधिसत्व कहते हैं। कहना क्या चाहते हैं कि इतनी प्राकृतिक सुंदरता है, इतनी शांति है वहां, पल भर वो बैठती है तो ऐसे लगता है जैसे वो खुद को जान लेगी। तो अपने आप को जानने की जिज्ञासा उसके अंदर जैसे पैदा होने लगी थी, क्योंकि उसे असीम सुख शांति और सुकून का अनुभव वहां पर हो रहा था। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ करके अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता नहीं बल्कि दर्शन बन गया था। कह रही हैं कि लोगों ने अपने फायदे के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया है, प्राकृतिक सुंदरता को नष्ट किया है, प्रकृति के नियम में दखल अंदाजी की है। ये सही नहीं है। मनुष्य के इस अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता है। और क्योंकि हिमालय अब उसके बहुत निकट है, इसलिए उसने लिखा कि अब हिमालय मेरे लिए कोई कविता नहीं है। कविता में पढ़ करके अब हिमालय को जानने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मेरे आगे हिमालय एक दर्शन है। मैं साक्षात हिमालय को अपनी आंखों से देख रही थी। अभी के लिए इतना ही, बाकी का पाठ अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो।